हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 3। देखो, भाग 3 में हम क्या देखेंगे। अभी तक हमने दो वीडियो देखी, ठीक है। उनमें हमने क्या जाना था कि जो सातत्य होता है उनको कुछ उदाहरण, कुछ आकृति द्वारा समझा कि संतत फलन या सातत्य की होता क्या है, ठीक है। उनके बारे में जाना, ठीक है। अब हम वही जो हमने अभी तक सीखा है उसको एक परिभाषा द्वारा देखेंगे कि संतत फलन मतलब कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की परिभाषा क्या होती है। और सातत्य से संबंधित कुछ उदाहरण जैसे एग्जाम्पल 7, 8, 9 के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। संतत फलन मतलब कॉन्टिन्यूटी फंक्शन देखो क्या होता है, अगर हम उसकी परिभाषा देखें तो एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। मतलब देखो, एक वास्तविक फलन हमने ले लिया, ठीक है। मतलब जो फलन जो है वास्तविक जो संख्याएं हैं उन पर संतत होता है, मतलब कि एक वास्तविक फलन हमारा जो होगा वो f, ठीक है। ये वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत, मतलब देखो f क्या है, एक वास्तविक फलन है, मतलब इसका जो प्रांत होगा वो सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब उसके प्रांत में जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदु पर अगर वह संतत मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। इससे पहले हमने संतति देखा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि संतत फलन आखिर होता क्या है। कि अगर हमारे पास एक वास्तविक फलन है एफ, ठीक है, वो संतत कहलाता है यदि वह एफ के जो प्रांत होता है, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि f एक ऐसा फलन है जो समवृत्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है। मतलब हमने एक फलन लिया है और उस फलन को बताया है कि ये एक समवृत्त अंतराल जो है हमारा क्लोज इंटरवल जो है ए बी, इसमें परिभाषित है। तो f के संतत होने के लिए आवश्यक है। अब देखो, अगर हमने इस फलन का इंटरवल बता दिया, मतलब इसका एक अंतराल बता दिया, तो हमें क्या पता है कि ये फलन संतत कब होगा। इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए यह आवश्यक है कि वह ए बी के अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट्स ए तथा बी सहित उसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। मतलब जब हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उसमें ए बी भी आएगा, है ना। तो ए बी के बीच में जितने भी बिंदु होंगे या फिर ए बी जो एंड पॉइंट है उनके अंत्य बिंदु है, उन सब पर वो क्या होना चाहिए, उनके प्रत्येक बिंदु पर वो क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। मतलब जो अंतराल हमने लिया है उस अंतराल में सभी बिंदुओं पर वो क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और उस अंतराल के जो एंड पॉइंट्स है मतलब अंत्य बिंदु है उन पर भी वह संतत होना चाहिए। तो वो क्या बोला जाएगा कि समवृत्त अंतराल जो हमने लिया था उसके प्रत्येक बिंदु पर जो यह फलन है वो क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। एफ के अंत्य बिंदु ए पर सातत्य का अर्थ है, मतलब देखो अंत्य बिंदु हमने बता दिया कि ए बी क्या है, एक क्लोज इंटरवल है जिसमें ए और बी अंत्य बिंदु है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, एफ के अंत्य बिंदु ए पर सातत्य होने का अर्थ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव मतलब धनात्मक, एफ एक्स जो है एफ ए के, मतलब देखो ये एक संख्या रेखा है जिस पर ए और बी ये इसके क्या है, इसके अंतर बिंदु है। इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। मतलब ए का अंतर बिंदु पर जो सांतत्य का अर्थ है कि मतलब ये इसकी ओर आ रहा है तो ये कैसा होगा, धनात्मक। तो ए धनात्मक पर एफ जो है एफ ए के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार बी पर सांतत्य का अर्थ क्या होगा, जैसे यहाँ पर बी बिंदु है, ठीक है। तो बी पर अब इधर क्या है, ये ऋणात्मक आ रहा है, तो क्योंकि इधर जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। मतलब देखो ये ए एक बिंदु है, ये बी एक बिंदु है, तो बी के ए के इधर सारे कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ए के इधर कितने होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार बी के इस इधर हम जाएंगे तो वो धनात्मक होंगे, इधर जाएंगे तो ऋणात्मक। तो जब वो इधर से आ रहा है तो ऋणात्मक हुआ, इधर से जा रहा है तो धनात्मक हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, ठीक है, बी माइनस पर, मतलब इधर से जब हम देखेंगे इसको सांतत्य का अर्थ कि एफ एक्स बराबर एफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बी पर सांतत्य का अर्थ हुआ, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम इसके उदाहरण भी समझेंगे। तो हमें क्या दे रखा है कि क्या एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ठीक है।
द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमें बताना है कि ये फलन हमें दे रखा है वो क्या है, mod x है। इसके द्वारा जो परिभाषित फलन है वो एक क्या होगा, एक संतत फलन होगा, ये हमें बताना है। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई मॉड एक्स का फलन आता है, फंक्शन आता है, तो उसको हम कैसे हल करते हैं, हम उसके मान को सबसे पहले तोड़ देते हैं। हम पहले देखते हैं कि जीरो से छोटे पे वो क्या हमारा मान देगा और जीरो से बड़े पे वो क्या देगा। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि वो जब वो जीरो से छोटा है एक्स, तो वो माइनस एक्स देता है। जब वो जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा तो एक्स देगा। क्यों? क्योंकि mod x का मतलब होता है कि वो हमेशा एक धनात्मक वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब ऋणात्मक वैल्यू कोई होगी तो उसके लिए एक और माइनस दे देगा जिससे कि वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि एक्स जीरो से छोटे के लिए ये माइनस एक्स दे रहा है और जीरो से बड़े या उसके बराबर के लिए वो एक्स दे रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं इस सवाल को। देखो, अब हमें ये तो मान पता चल गया। तो देखो, अब इसमें तीन चीजें हो गई, एक जीरो से छोटा, एक जीरो से बड़ा या उसके बराबर, तीन चीजें हो गई। तो इस सवाल को तीन शाखाओं में बांट सकते हैं, जैसे x बराबर जीरो। तो हम जानते हैं कि x बराबर जीरो पे ये क्या दे रहा है, x दे रहा है, मतलब कि ये संतत होगा, है ना। कि जीरो पे तो ये हर बार यही वैल्यू देगा, है ना, यही मान देगा, तो जो भी मान रखोगे हर बार यही मिलेगा, तो इसलिए संतत है। अब x से छोटे की बात करते हैं। जब x जीरो से छोटा है तो मान लीजिए कि c एक वास्तविक संख्या है, तो इस प्रकार की c जीरो से छोटा है। तो एक वास्तविक संख्या ले ली जो जीरो से छोटी है। ठीक है, तो c एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए एफ एक्स हमेशा क्या मिलेगा, एक ऋणात्मक मिलेगा, मतलब माइनस एक्स मिला। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर होगा, c जब इसमें रखेंगे तो माइनस सी के बराबर आएगा। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, हम्म, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स बराबर एफ सी, इसलिए एफ सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम देख लेते हैं धनात्मक के लिए। जब एक्स जीरो से बड़ा है, तो मान लीजिए कि सी एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि सी जीरो से बड़ा है। क्योंकि सी एक धनात्मक संख्या है, इसलिए एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर होगा। सी कोई वास्तविक संख्या है ना, जो जीरो से बड़ा है। तो हमें बताना है क्योंकि सी एक धनात्मक संख्या है, इसलिए एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने धनात्मक वैल्यू ली है तो हम उसमें देखेंगे कि जब हम एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स ले रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, इसलिए सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। चूंकि आप सभी बिंदुओं पर संतत है, अतः यह एक संतत फलन है। मतलब हमने क्या देखा, एक जीरो लिया, जीरो के बराबर पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि संतत है नहीं है। फिर जीरो से छोटे पे देख रहे हैं कि जब हम ऋणात्मक संख्या ले रहे हैं कि क्या उस पे ये क्या हो रहा है, संतत है या नहीं है। फिर जीरो से बड़े वैल्यू के लिए देख रहे हैं कि जब वो धनात्मक है तो तब यह फलन संतत होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि वो प्रत्येक बिंदु पर संतत आ रहा है, इसलिए यह क्या है, एक संतत फलन है। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन के सातत्य पर विचार कीजिए। तो देखो, स्पष्टता एफ क्या है, कोई वास्तविक संख्या हमने ले ली सी, इसके लिए परिभाषित है। तो सी पर अब देखो, अगर हमने देखा, हमने कहा है कि ये किसी एक वास्तविक संख्या हमने जो लिया है सी, तो उसके लिए ये परिभाषित है। ठीक है, अगर कोई फलन किसी बिंदु के लिए परिभाषित है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वो मान उसमें रख रहे हैं तो वो उसके बराबर होगा। मतलब हम यहाँ सी रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन, मतलब ये इसके बराबर आ गया जब हमने इस बिंदु को रखा। तो हम यह भी जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, मतलब जो हमने एक्स टेंस टू सी रखा, एफ एक्स हमारे पास ये था, तो सी रखने पर ये क्या मिला, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन मिल गया। ठीक है, अब देखो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी आ रहा है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एफ संतत है। इसका अर्थ है कि एफ एक संतत फलन है। मतलब जैसे हमने कोई वास्तविक संख्या सी ली थी, अब सी कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, क्योंकि ये सी पर
क्या आ रहा है, संतत आ रहा है, तो कोई भी वास्तविक संख्या जो सी के स्थान पर आएगी उसके लिए भी क्या होगा, संतत होगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एफ जो था ये एक सांतत्य फलन है, मतलब संतत फलन है। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है, जब ये 1/x है तो यहाँ पर x जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम हर में जीरो रखते हैं तो जीरो से इसे भाग देने पर परिभाषित नहीं होता है, मतलब ये अनंत आ जाता है। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं कि जब 1/x की बात आए तो ये x जो है जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन जो है f के सांतत्य पर विचार कीजिए। अब देखो, किसी एक शून्येतर वास्तविक संख्या c को सुनिश्चित कीजिए, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c 1/x। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है कि c बिंदु पर जो फलन है एफ एक्स वो क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है। जब हमने यहाँ पर c रखा तो ये 1/c आ गया। साथ ही चूंकि c जीरो नहीं हो सकता इसलिए एफ सी बराबर 1/c है। ठीक है, इस प्रकार लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स जो है एफ सी के बराबर आ रहा है, और इसलिए एफ के आप अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत। अब देखो, अगर हम इस चीज को देखें कि हमने देखा कि सी बिंदु रखने पर वो एफ एक्स जो है 1/x वो 1/c हो जा रहा है। ठीक है? हमें ये पता है कि हम सी के स्थान पर जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जीरो पर वो परिभाषित नहीं होगा। तो हम जीरो नहीं रख सकते हैं, परंतु उसके अलावा सारी जो वास्तविक संख्या है उनके लिए रख सकते हैं। मतलब जितनी भी नॉन जीरो लेंगे वो नॉन जीरो वैल्यू हम वहां पर रख सकते हैं, एक शून्येतर वास्तविक संख्या। तो इसलिए हम सी वही बिंदु ले रहे हैं जो शून्येतर वास्तविक संख्या है, जो नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, और इस नॉन जीरो वैल्यू के लिए परिभाषित हो रहा है, मतलब कि 1/x जो है 1/c हो गया। तो जितनी भी नॉन जीरो वास्तविक संख्याएं होंगी, मतलब एक शून्येतर वास्तविक संख्याएं होंगी, उन सभी बिंदुओं के लिए ये क्या है, फलन संतत है। तो इस प्रकार f एक संतत फलन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समझा इसके कुछ उदाहरण। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनंत क्या होता है। ठीक है, अनंत की संकल्पना देखो, अनंत हमने अभी जाना था कि जब हमारे पास 1/x हो और x के स्थान पर अगर जीरो आ जाए तो ये अनंत हो जाता है, मतलब इसका मान परिभाषित नहीं होता। तो इसी को समझने के लिए बताया गया है कि इसके लिए x बराबर 1/x का विश्लेषण x बराबर जीरो के निकटस्थ मानों के, तो जितने भी उसके निकट वाले मान होते हैं उनके लिए हम करते हैं। जीरो के निकट की वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है, फलन f के दाएं पक्ष की सीमा के मानों की सारणी हम ले लेते हैं। कि जब हम देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं, जब पे इसका मान बनाएगा 0.3 पे 3.333 आ रहा है, 0.2 पर 5 आ रहा है, 0.1 पर 10 आ रहा है। ठीक है, 0.01 पर ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, मतलब 10⁻²। तो इस प्रकार हम बहुत सारी अलग अलग वैल्यू के लिए जो जीरो नहीं है बट जीरो के निकटतम है उनके लिए इसके मान देख लेते हैं। तो उससे हमें पता चल रहा है कि उन सब के लिए क्या है, इस ये फलन परिभाषित होगा बट जीरो के लिए नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से जीरो पर f के बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात की जा सकती है। अब जैसे हमने ये चीज रखी थी धनात्मक के लिए, मतलब कि इसके दाएं पक्ष के लिए देखा हमने, इसी प्रकार हम बाएं पक्ष के लिए लिखेंगे तो बाएं पक्ष में हमेशा ऋणात्मक वैल्यूज होती हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। तो -1 पर इसका -1 मान आ रहा है, -0.3 पर -3.333 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार -0.2 पर -5 आ रहा है, -10⁻⁻1 पर -10 आ रहा है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे मान रखकर देख सकते हैं कि जीरो के जितने भी निकटतम बाई पक्ष के मान हैं उन सब पर ये फलन जो है परिभाषित हो रहा है, पर जीरो पर नहीं हो रहा है। तो सारणी 5.1 तथा 5.2 में भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ दाईं ओर अग्रसर होता है फलन का मान बढ़ता जाता है। मतलब देखो, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जितना इधर की ओर, मतलब दाईं ओर या बाई, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जितना भी ये जीरो की ओर बढ़ रहा है इसी प्रकार इसका मान भी जीरो की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि क्या देखा गया है कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ दाईं ओर अग्रसर होता है फलन का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और धनात्मक अनंत की तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, वैसे ही बाईं ओर से अग्रसर होने पर फलन का मान ऋणात्मक अनंत की तरफ अग्रसर होता है।
तो देखो जैसे जैसे इसका मान इधर की ओर बढ़ रहा है ना, इसी प्रकार इसका मान भी अनंत की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम अनंत को समझ सकते हैं। अब देखो x बराबर 0 की बाईं और दाईं सीमाएं y अक्ष को नहीं मिलती, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो देखो x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 का मान मतलब ये कि x बराबर 0 है, तो मतलब ये वाली चीजें देखेंगे हम कि x बराबर 0 पर बाईं और दाईं सीमाएं, इसकी बाईं और दाईं सीमाएं जो है y अक्ष को नहीं मिलती। मतलब ये जो आ रहा है ये कहीं पे भी ना तो y पर, मतलब x का मान बढ़ता जा रहा है, बट ये क्या है, 0 को नहीं, मतलब y पर नहीं मिल रहा है, y अक्ष पर नहीं मिल रहा है। तो फलन क्या है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, बस 0 पर नहीं है, बाकी सभी मानों पर संतत है। तो अगले भाग में हम क्या देखेंगे कि सातत्य से संबंधित कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल 10, 11, 12। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।